बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट में केस फैजाबाद धरना, उसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आप बार बार वीडियोस में कहते थे नून लीग को बयानिया सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। नवाज शरीफ ने 18 सितंबर को तकरीर की, कहा एहतसाब सबका होगा, जनरल फैज़ का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया। फिर 18 के बाद उनके भाई वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनके लबों पर ऐसी एल्फी लगाई कि लाहौर वाले जलसे में भी ये दोनों नाम लेना जो है ना, वो बिल्कुल उनके दिमाग से निकल गया। आज जो केस की समाअत हुई है, क्या आपको लगता है कि सारा रुख जो है अब जनरल फैज़ हमीद की तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2019 से ही आपको याद होगा ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आगाज़ हुआ था मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, इस पॉलिसी से जो मरियम नवाज साहिबा ने ग़ालिबन परवेज़ रशीद साहब के कहे हुए ये अल्फाज जब अपनी ज़बान से अदा किए तो उसके बाद हमें देखने को ये मिला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी पर गामजन है। फिर 2020 में जब पीडीएम बनी तो फिर इसके ऊपर खुलकर नवाज शरीफ साहब ने तकारीर की और वाज़े तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो उस वक्त DGISI और आर्मी चीफ के ओहदों पर तैनात थे, दोनों शख्सियात, उनके खिलाफ इन्होंने पीडीएम के तहत होने वाले उन जलसों के अंदर तकारीर की और एक तरह से ये बयानियां खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज आपको बड़े एक वसूख के साथ ये बात बता रहा हूँ कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रिपोर्टर दोस्त है, वो एक दिन, ये 2020 की बात है, वो हमारे पास सुप्रीम प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आए तो मैंने उनसे मशावरत की, मैंने उनसे जिक्र किया, बातें कर रहे थे हम आपस में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप नवाज शरीफ साहब की तकरीरों को कैसे देखते। उस वक्त तक वो गलबन दो जलसों के अंदर ना वो दो बार वो तकरीर कर चुके थे इस तरह की, जो जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने तनकीद की और उनको कौमी मुजरिम भी करार दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। वो मुस्लिम लीग नून की जानिब आप समझे कि वो उनकी जानिब उनका थोड़ा झुकाव है, थोड़ा नहीं बल्कि बड़ा वाज़ेह झुकाव है। नाम भी ले लेना, बात करें। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी इसकी में क्या राय। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना पूरा बयानिया तबाह करके रख दिया। अच्छा जी। और वो वाहिद उस वक्त बंदे थे जिन्होंने उस वक्त ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया तबाह कर दिया। अगरचा उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के जो हामी या पीडीएम के जो हामी हमारे साफी दोस्त थे वो इस बात पर बहुत शादियाने बजाते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इस वक्त सही सियासतदान बन रहे हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। ट्वीट्स नहीं किए थे, वो याद नहीं जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी बातें, ये सारा पस मंजर बयान करने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले एक बार फिर ये कोशिश की जा रही थी कि यार किसी तरीके से जो है वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था जनरल फैज़ के हवाले से या जनरल बाजवा के खिलाफ जो बयानिया हमने माजी में बनाया उसको दोबारा से खड़ा किया जाए और उसको उस फटे हुए गुब्बारे के अंदर एक बार फिर हवा भरी जाए। लेकिन हुआ यूं कि यहाँ से एक तीखी आंख दिखाई गई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी यहाँ से दुड़की लगाई कि लंदन जाके उनकी ब्रेक लगी और वहां उन्होंने अपने बड़े भरा से कहा कि भाएन थोड़ा हाथ हौला रखो, नहीं तो फिर मेरा भी रिश्ता टुट जाना। मैनू तो बड़ी मुश्किल नाल वड्डी उन्होंने रिजेक्ट करके तो निक्की भैन उन्होंने पसंद किया। जी 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 जी, बड़े अरसे के बाद मुझे सच्चा प्यार मिला और जो लड़के वाले हैं ना वो मुझसे तो बहुत खुश है, मेरी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश है, तो थोड़ी मेहरबानी करें। अच्छा, बहरहाल वो क्या हुआ कि आप जैसे आपने खुद कहा कि उसके बाद 18 सितंबर को मियां साहब ने तकरीर की और उसके बाद एंटी जनरल फैज हमीद और एंटी जनरल बाजवा बयानिया जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो मेमोरी लॉस का शिकार ऐसे हुए कि आज सुप्रीम कोर्ट पे है ना। अब मैं उसी तरफ आ रहा था, ये सारा पस मंजर बयान करने का मकसद ये था कि हमारे जो नाजरीन है उनको एक चीज समझ आ जाए कि ये चीजें सर्कुलेट कहां से हो रही थी। फिर आप देखें कि सितंबर के महीने में फैसल वावडा साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और उन्होंने एक दावा किया कि जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, ये उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले की बात है कि जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर 28 सितंबर को ना ये वाला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा और इसकी समाअत के बाद जनरल बाजवा और जनरल फैज को नोटिस भी जारी होंगे। खैर, जो उन्होंने बात की वो आधी तो सच्ची हुई, पूरी नहीं हुई, क्योंकि पिछली समाअत पे भी और इस समाअत पर भी इसमें डेवलपमेंट तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन वो केस उसी तारीख को मुकर्रर हुआ और ये बात जब टैलन न्यूज के ऊपर वो उनके पास है सर, फिर देखें यहीं से वो मशकूक चीजें वो सर्कुलेट होती हैं कि मैं इसी वजह से कहता हूं कि जो लोग
जितना ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश करते हैं ना, वो दर हकीकत उतने ही उनके करीब होते हैं और उतने ही वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। तो छोड़े इन बातों को, हम किसी दिन इसके ऊपर मैं नहीं करूंगा आप जी, हम इसके ऊपर किसी दिन ना फिर अलग से एक पूरी वीडियो करेंगे। और अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये जब केस समाअत के लिए मुकर्रर, मुझे याद पड़ता है कि शायद 28 सितंबर के ना 1 या 2 रोज के बाद टेलन न्यूज के ऊपर रऊफ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब दोबारा रोमा हुए और उन्होंने उस वक्त जो वो एंकर है रबिया हसन, उन्होंने पूछा फैसल वावडा साहब से कि आपने कहा, रबिया हसन साहिबा, अच्छा, उन्होंने सवाल किया कि फैसल वावडा साहब आपने ये पेश गोई की थी कि 28 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और इसके ऊपर नोटिस भी जारी होंगे। तो केस तो 28 सितंबर को मुकर्रर हो गया लेकिन नोटिस नहीं हो सके। तो फिर ये देखें कि यहां तक चीजें प्रिडिक्टेबल हैं। पहले तो कहा जाता था ना कि सिर्फ बेंच का जो फैसला है वो कितने तनासुब से आएगा, तो यहां तो बेंच बनने से पहले सारी चीजें जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और आ भी कहां से रही हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोगों के हवाले से। बहरहाल अब देखें कि नून लीग ने जो बयानियां खड़ा करने की कोशिश की, वो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 2 फरीकैन हैं, 2 लोग हैं, 2 एक मोहल्ले के अंदर हम कह लेते हैं कि 2 पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों की ना आपस में हो गई लड़ाई, ठीक है। अब एक बंदा था, उसने कहा कि यार ये है तो मतलब दोनों ही वो मेरे जानने वाले, लेकिन वो एक के साथ जाके खड़ा होकर उसने कहा कि हाँ तेरी सारी गलती है, तूने गलत किया, तेरी ऐसी की तैसी फलाना टिमकाना सारा कर दिया। बाद में क्या हुआ कि लड़ाई झगड़े के कुछ टाइम के बाद ना, वो थोड़ी देर के बाद लोगों ने कहा यार दफा करो, आपस में पड़ोसी हो, साथ रहते एक ही मोहल्ले में एक ही गली में, तो क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, आपस में सुलह सफाई करवा दी। अच्छा, वो जो 2 आपस में लड़ रहे थे ना, उनकी सुलह हो गई, वो हंसी खुशी खुशी घर चले गए। वो जो पीछे से एक आया था ना, जिसने कहा था कि नहीं मैं इसके साथ उसके मुखालिफ में खड़ा हूं, वो बढ़ गया, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और वो दोनों जिनके लिए वो मतलब एक फरीक के लिए उसने दूसरे की मुखालफत मोल ली, वो आपस में वहां से सुलह करके चले गए और वो पीछे खड़ा होकर मुंह देख रहा है। तो यही कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ भी कार्रवाई का क्या बताएंगे, 7 मिनट हो गए हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ कि आज हुआ क्या कोर्ट रूम के अंदर। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जब कमेटी जो बनाई गई थी 18 अक्टूबर को, इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये तो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, इसलिए उस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इसके ऊपर, हाँ, उन्होंने कहा जी कि आपने जो ये रिपोर्ट जमा करवाई थी और जो कमेटी बनाई थी, इसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया अदालत ने, और उस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है जो 2017 में बना था, उसके तहत हम एक नया कमीशन या एक नई कमेटी कोई ऐसी बना सकते हैं जिसके पास वो तमाम मैंडेट हो कि वो इस पूरे वाकये की भरपूर तरीके से वो छानबीन कर सके और जिम्मेदारों को तयन कर सके। अब वही बात है कि जो शिकंजा है ना, वो घूम फिर के एक ही बंदे के पीछे घूम रहा है। और देखें, लोग कहते हैं जी कि इसमें चीफ जस्टिस जो है वो किसी किस्म की कोई सहूलत नकारी नहीं कर रहे, तो मेरा सवाल सिर्फ सादा सा है कि सर आप बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि आप सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है कि आप एक ऐसे शख्स के पीछे मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में एक सियासी जमात अभी माजी करीब में ही कहती रही है कि हमने इसका एहतसाब करना है, और वो इसी शख्स से अपना सियासी बयानियां, इंतखाबी बयानियां बनाने की कोशिश करती रही है। तो क्या इसको महज, हाँ, कि इन्होंने हुकूमत गिराई थी, क्या ये महज इत्तेफाक है? और मजे की बात यह है, करामत मुगल साहब के बहुत सारे पीटीआई की दरखास्त खारिज हो गई, एमक्यूएम की खारिज हो गई, इलेक्शन कमीशन की खारिज हो गई, पैमरा की खारिज हो गई, इसके अलावा जी शेख रशीद साहब को उन्होंने कहा है, लेकिन शेख रशीद साहब का उन्होंने कहा कि वो चूंकि उनके साथ राब्ता नहीं हो सका। तो अब यहां पर भी ये भी एक अलमिया है कि चीफ जस्टिस साहब चेयरमैन पैमरा की उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने उनकी तनख्वाहों का पूछा, उनका नाम पूछा, उम्र पूछी, उनके नाम के आखिर में बेग आता है या नहीं आता है, इसके ऊपर दलाइल दिए। लेकिन जब शेख रशीद साहब का जिक्र है, हाफिज का भी जिक्र किया, उसके ऊपर भी कहा कि नाम के साथ हाफिज लिखने से, जी मैं वही कह रहा था कि हाफिज लिखने पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई, लेकिन जब शेख रशीद साहब का जिक्र आया तो उसके ऊपर वो बिल्कुल खामोश हो गए, किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया, और ये भी नहीं कहा कि शेख रशीद साहब जो 40 दिन के लिए चिल्ले पर गए थे, वो क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, कौन उनको लेके गया था, लेकिन उसके ऊपर भी मुकम्मल खामोशी। तो मैं यही कहता हूं कि गैर जरूरी चीजों के ऊपर आप पड़ गए, लेकिन एक सियासी जमात, अब देखें उनकी सियासी जमात में वो 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 10,000 बंदे हैं, जितने भी हैं, लेकिन वो सियासी जमात के सरबराह तो है ना, रियासी सियासी जमात के सरबराह तो हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, उनके साथ वो 40 दिन तक गायब रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट आज उनको बुला के ये नहीं कह सकती थी कि उनको बुलाएं जी,
वो 40 दिन कहाँ पे गायब रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया था और जी जी निकला किधर से? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सिर्फ इतना कहा कि वो अब आजकल वो टीवी के ऊपर नजर आते हैं, वो वापस वो टीवी मतलब मीडिया के ऊपर हमें वो नजर आ रहे हैं, तो उनसे राब्ता कर लें और उनसे पूछे कि वो अपनी दरखास्त वापस लेने के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जो उनके वकील थे अमानुल्लाह कंदरानी साहब, वो तो वो वजीर अब बन गए ना। वो निगरान वजीर हैं, तो इसलिए अब वो निगरान वजीर होने की वजह से किसी किस्म की कोई हिदायत दे नहीं सकते। तो अब बराह रास्त दरखास्त गुजार से पूछा जाएगा कि हाँ जी आप दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। मुमकिन तौर पर आइंदा समात पर शायद शेख रशीद साहब का बयान हल्फी आ जाए, जिसमें वो ये कहें दस्तखत शुदा बयान हल्फी कि मैं अपनी दरखास्त वापस लेना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल आप देखें कि जब से वो वापस आए, अब वो अपने फार्म हाउस के ऊपर अपने पालतू जानवरों के साथ भी बड़ी खुशी हंसी खुशी वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सारी तब्दीलियां मेरे ख्याल में वो 40 रोज़ा चिल्ले के बाद उनकी ज़िंदगी में आई हैं। और पता नहीं कल तो आके उन्होंने किया ना वीडियो मैसेज यार, जी जी राशिद शफीक साहब पीटीए छोड़ गए, तो अब देखें वो फिर हो जाता है। कब क्योंकि शेख वो तो नहीं छोड़ सकते थे शेख ना। साहब छोड़ नहीं सकते थे, वो तो आपको पता है कि वन मैन सियासी जमात है उनकी, वो खुद ही उसके सरबराह भी हैं, सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी अब हैं, बताएं, चेयरमैन भी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, खजांची भी हैं और बस कर कारकुन भी दिया हैं, सबको पता कारकुन भी हैं। है। अब बताएं इसका फैसला क्या मतलब क्या है कि नून लीग को बयानिया इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा फिर? देखें फिर सवाल देखें ना करामत मुगल साहब, सवालात इसी वजह से उठते हैं, फिर अदालत उसके ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस ले या जो मर्जी करे, लेकिन जो तासुर सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से सामने आया वो तो यही है ना कि नून लीग यानी एक सियासी जमात जो ये कहती रही कि 1 सितंबर के वक्त में एक तकर्री होगी और उसके बाद हमें इंसाफ मिलना शुरू होगा, तो फिर हम तो वही चीजें देख रहे हैं, वही हालात वाकयात जिस तरीके से ट्विस्ट या क्या कहते हैं उनको अंगड़ाई ले रहे हैं, हालात वाकयात में जिस तरीके से तब्दीली आ रही है, हमें तो फिर वही वही चीज़ें नज़र आती हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून के लिए बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर मामला अब ये है कि अगर वफाकी हुकूमत दोबारा इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाती है और इंक्वायरी कमीशन किसी जो है वो जज की, रिटायर्ड जज की या हाजिर सर्विस जज की निगरानी में नहीं बनता, तो फिर किसकी निगरानी में बनेगा और क्या उस इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई यकीन करेगा भी सही कि नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब ये इंक्वायरी कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा तो मेरे ख्याल में ये जो फैज़ाबाद धरने के मास्टरमाइंड का खुरा है ना, ये जनरल फैज से कहीं इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि जी 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 2017 में मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, ये लोग लाहौर से अपना धरना लेके चले, ये फैजाबाद 5 अजला को क्रॉस करते हुए ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर आके बैठे, उस पुल के ऊपर आके बैठे, जिससे दोनों सूबे और दोनों शहर मफलूज हो गए। और ये उनको किसने मशवरा दिया, ये क्यों हुआ, और पंजाब से, लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी तक उनको आने किसने उनको फैसिलिटेट किया? पंजाब हुकूमत ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वफाकी हुकूमत ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो पीटीआई का सर सुने, पीटीआई का जलसा रोकने के लिए, पीटीआई का गुज़श्ता साल का 25 मई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए अगर पुलों के ऊपर शीशे तक जो है वो कोल के अंदर वो मिक्स करके वो भिगो के वो वहां पे फेंके जा सकते हैं ताकि कोई गाड़ी गुजर ना सके। राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त भी पंजाब के होम मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला, वजीर कानून थे। क्या उस वक्त नून लीग ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी? अगर इसी तरह की हिकमत अमली उस वक्त भी अपनाई गई थी तो फिर तो बात समझ आती है, लेकिन अगर उस वक्त ये नहीं अपनाई गई, टीएलपी को पूरे रास्ते में, पूरे रूट में किसी जगह पर रोकने की कोशिश नहीं की गई और ना ही मरकज में इनको रोकने की कोशिश की गई, तो सर फिर सवाल तो पंजाब के जो उस वक्त की सारी बातें उस वक्त होगी जब इस मुल्क में आपको लगे कि मेरिट पर इंसाफ हो। वैसे एक और बात भी कही जाती है, पता है आपको, कहा जाता है कि सुने तो सही ना, कहा जाता है ना कि अगर कोई मामला आपने लटकाना हो तो वो कमीशन या इंक्वायरी कमेटी के हवाले कर दिया जाता है। जी जी यार वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।